नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत सप्ताह 12 व 13 नवंबर तक अमरावती शहर में हुई हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद शहर पुलिस द्वारा शनिवार 13 नवंबर की दोपहर 2 बजे से शहर आयुक्तालय क्षेत्र में कर्फ्यू लागू किया गया था। वहीं आज एक बड़ी राहत देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कल शनिवार 20 नवंबर से अमरावती शहर में दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने की घोषणा की। ऐसे में कल से रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक शहर में सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं शाम 6 से अगले दिन सुबह 9 बजे तक आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कर्फ्यू लागू रहेगा। विगत सप्ताह शहर में कर्फ्यू लागू करने के बाद हालात की समीक्षा करते हुए विगत 2-3 दिनों से धीरे धीरे ढील दी जा रही थी और ढील के दायरे को बढ़ाया भी जा रहा था। वहीं आज शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने दिन के कर्फ्यू को पूरी तरह से खत्म करते हुए अब रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सभी दुकानों को खुलने की अनुमति दी है। शहर पुलिस द्वारा विगत सप्ताह से अमरावती शहर में कर्फ्यू लागू करने के साथ ही नेटबंदी भी लागू की गई थी, जिसके तहत इंटरनेट की सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। करीब एक सप्ताह की नेटबंदी के बाद आज शुक्रवार 19 नवंबर की दोपहर 3 बजे से अमरावती शहर में एक बार फिर इंटरनेट की सेवा दोबारा बहाल कर दी है। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर में रहने वाले सभी समुदायों के लोगों से सोशल मीडिया का संभल कर प्रयोग करने और बेसिर पैर की अफवाहों पर भरोसा न करते हुए पूरी तरह से सतर्क व सावधान रहने का आह्वान किया गया है। जातीय तनाव की संभावना को देखते हुए जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा जिले के अचलपुर व परतवाड़ा तथा अंजनगांव सुरजी शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू को लगातार जारी रखा गया है, जो अब भी बदस्तूर जारी है। इसके तहत ग्रामीण पुलिस द्वारा अचलपुर व परतवाड़ा में रात 10 से सुबह 7 बजे तक और अंजनगांव सुरजी में रात 9 से सुबह 7 बजे तक संचारबंदी जारी की गई है। अमरावती शहर में जारी कर्फ्यू के दौरान पुलिस की ओर से जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों हेतु आज सुबह 9 से अपराह्न 12 बजे तक तथा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई थी। ऐसे में इस छूट के समय शहर के सभी इलाकों में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रही, लेकिन आज भी इतवारा बाजार परिसर में किराना व साग सब्जियों की दुकानें बंद रही। ऐसे में इस प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र में पूरी तरह से सन्नाटा देखा गया। पता चला है कि संवेदनशील इलाके के साथ सटे रहने की वजह से डर के चलते इतवारा परिसर के व्यापारी फिलहाल अपनी दुकानें नहीं खोल रहे। विगत 13 नवंबर को राजकमल चौराहे पर अमरावती बंद के दौरान हुई तोड़फोड़, पथराव व आगजनी के मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस थाने द्वारा गत रोज 18 नवंबर को तड़के करीब 2:30 बजे पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता व प्रवीण पोटे तथा पूर्व मंत्री अनिल बोंडे व मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती सहित करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक और नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत सभी को करीब 15 धाराओं के तहत नामजद किया गया है। इससे पहले विगत 16 नवंबर को भी इन्हीं सभी लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत तोड़फोड़ करने व धार्मिक भावनाओं को उकसाने सहित पुलिस कर्मियों के कामकाज में बाधा पहुंचाने को लेकर मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें परसों 17 नवंबर को ही सभी लोगों को अदालत द्वारा जमानत दी गई। वहीं दूसरी ओर 17 नवंबर तथा 18 नवंबर को पुलिस द्वारा एक बार फिर इन सभी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं विगत 13 नवंबर को राजकमल चौक के निकट आटो गली में स्थित डॉक्टर मुस्तफा साबिर द्वारा संचालित बुरहानी अस्पताल पर पथराव करने के साथ ही अस्पताल के कांच और अस्पताल के सामने खड़े वाहनों की तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा 10 से 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। साइबर विभाग द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दावा किया गया कि विगत 12 व 13 नवंबर को अमरावती शहर में हुए दंगे और हिंसा की घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित थे और इसे षड्यंत्र पूर्वक अंजाम दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह अब एक के बाद एक भाजपा नेताओं द्वारा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया जा रहा है, उसे देखते हुए यह साफ हो गया है कि इस पूरी हिंसा और दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह सब वोटों का ध्रुवीकरण करने हेतु किया गया और इस ध्रुवीकरण का फायदा किसे होने वाला है ये सभी लोग जानते हैं। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किए गए दावे पर चुनौती देते हुए बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा कहा गया कि यदि यह सब पूर्व नियोजित था तो जिला पालक मंत्री को यह खुलासा करना चाहिए कि यह सब कैसे पूर्व नियोजित था और इसकी भनक सरकार व पुलिस प्रशासन को पहले से क्यों नहीं थी। साथ ही पालक मंत्री द्वारा इस बात का भी जवाब दिया जाना चाहिए कि इस दौरान उन्होंने क्या कार्रवाई की और इस पूर्व नियोजित दंगे के पीछे किन लोगों का हाथ था। पुलिस तुमचे आहे, डिपार्टमेंट तुमचं आहे, मुख्यमंत्री तुमचा आहे, सरकार तुमची आहे। जर पूर्वनियोजित होतं तर तेव्हा तुम्ही एवढा भव्य मोर्चा का काढू दिला? नंबर 1. नंबर 2, दुसऱ्या दिवशी सगळ्यांनी जे निषेध केला त्या निषेधामध्ये जो गोंधळ झाला तो सुद्धा पूर्वनियोजित होतं, तर त्याच्यावर ते थांबवलं का नाही तुम्ही? अमरावतीमध्ये जी आज परिस्थिती निर्माण झाली तिला कंट्रोल का करू शकले नाही? तुम्ही जर पूर्वनियोजित आहे असं म्हणता तर जे अमरावतीमध्ये घडत आहे, जर तुमच्या सरकारला, तुमच्या पोलीस विभागाला, तुमच्या खुफिया विभागाला
या सगळ्या जर माहिती आहे तर तुम्ही मंत्री म्हणून तिथे काय कारवाई केली आणि पूर्वनियोजित होतं त्याच्या मागे कोणाचं कारस्थान आहे, त्याच्यामध्ये कोण त्याच्या मागे होतं, काय होतं हे लोकांसमोर आणा. त्याच्या मागे होतं काय होतं हे लोकांसमोर आणा. राजकारण केल्यापेक्षा ज्या पद्धतीनं पूर्वनियोजित तुम्ही वारंवार सांगता, सरकार तुमचं आहे, तुम्ही स्वतः मंत्री आहे, तुम्ही पालकमंत्री आहे, पूर्ण पोलीस विभाग तुमच्या पाशी आहे, खुफिया विभाग आहे, एसआयटीचा रिपोर्ट तुम्हाला मिळते, ते सगळं असल्यानंतरही तुम्ही हे का होऊ दिलं आणि याच्या मागे कोण आहे पूर्वनियोजनमध्ये याचा खुलासा जनतेसमोर करावा, तरच तुमच्या या वाक्याला काही अर्थ आहे. अन्यथा हे घडवण्यामागे कुठं ना कुठं तुमचाही हात आहे असा माझा तुमच्यावर आरोप आहे. करीब 14 महीने तक चले गतिरोध के बाद आज केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, जिस पर अलग अलग नेताओं द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। जिले के सांसद नवनीत राणा द्वारा कहा गया कि आज गुरु पर्व के दिन किसानों की भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों का सम्मान किया गया और कृषि कानूनों को वापस लिया गया। यह पहली बार है जब जन भावनाओं को देखते हुए संसद में पारित कोई कानून वापस लिया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी जे तिन्ही कृषी कानून ते वापस घेतलेले आहे त्याच्यासाठी पूर्ण देशचे किसानच्या वतीने आणि आमच्या महाराष्ट्राचे किसान शेतकऱ्यांच्या वतीने मी पंतप्रधानजीच्या मनापासून धन्यवाद करते आणि अभिनंदन सुद्धा करते। आणि त्याच्यामध्ये काही विरोधक लोकांचे मी ट्विट पाहिले, बाईट्स पाहिले, त्याच्यामध्ये ते म्हणतात की आज नरेंद्र मोदीजींचा घमंड तुटला आणि शेतकऱ्यांची जीत झालेली आहे। तर मला कुठे ना कुठे असं वाटते की पंतप्रधानची हार आणि जिंकचा विशेष येत नाही। या सगळ्या विषयामध्ये पंतप्रधानजीचं कद हा 10 गुणा वाढलेला आहे आणि याच्यामध्ये हे स्पष्ट दिसतात आहे की देशाचे जे पंतप्रधान आहे देशचे लोकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी ते किती समर्पित आहे याच्यानी माहीत पडते। याच्या अगोदरचा इतिहास जर आपण पाहिलं तर एकही कानून त्या लोकतंत्राचे मंदिरामध्ये घेतल्यानंतर कधीही कोणत्याही पक्षाचे नेत्यांनी आणि देशाचे पंतप्रधानांनी वापस घेतलेला नाही। हा पहिला कृषी कानून आहे जिथे नरेंद्र मोदीजींना स्वतःच्या शब्दात त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की मी कुठे ना कुठे असफल राहिलो की एक वर्गाला समजू शकलो नाही म्हणून मी कृषी कानून माझे शेतकऱ्यांचे हितासाठी मी वापस घेतो आहे। आणि जे लोकांना गेल्या 1 वर्षापासून जे ऑपोजिट जे पार्टीजचे लीडर आहे आणि पार्टीजचे लोक आहे, विरोधक आहे, जे आपले पोळ्या शेकून राहिल्या होत्या या सब्जेक्टला घेऊन, आजपासून त्यांची राजनीती आणि त्यांच्या सब्जेक्टला इथेच विराम लागलेला आहे। त्यांच्याकडे कोणताही विकासाचा मुद्दा नाही, त्यांच्याकडे विकास कसा आपण केला पाहिजे त्याचा मुद्दा नाही, फक्त एकच मुद्दा होता। पण मी पूर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीने आमचे देशाचे पंतप्रधानजींना मनापासून खूप खूप धन्यवाद करते आणि अभिनंदन सुद्धा करते। वहीं राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है और कृषि कानूनों को वापस लेने की फिलहाल घोषणा की गई है, किंतु जब तक संसद में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पारित नहीं होता तब तक इस घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 3 काले कायदे रद्द करने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी वास्तविकता में उतरने के लिए कुछ देर है। जब तक संसद में वो रद्द नहीं हो जाते तब तक वो पूरी तरह से रद्द हो गए ऐसे समझने की कोई कारण नहीं है। लेकिन ये जो सब हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है, ये हम लोगों ने समझ लेना चाहिए। इसके बावजूद एक बात पक्की है कि लोकशाही जीती है और मोदी हारे हैं। वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु दुपहिया वाहन पर सवार होकर अमरावती से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि सैकड़ों किसानों द्वारा दिए गए बलिदान और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चले किसान आंदोलन की आज जीत हुई है, जब किसानों की एकता के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अपनी जीत से पीछे हटते हुए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। मी सुद्धा 2 व्हीलरनं या आंदोलनात सहभागी झालो होतो आहे। अखेर शेतकऱ्याचा विजय झाला आहे, शेतकऱ्याच्या एकजुटीचा विजय झालेला आहे। मोदी सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडलेला आहे। ही जे तानाशाही आहे ही तानाशाही शेतकऱ्याच्या एकजुटीनं पार मोडून काढलेली आहे आणि याचे परिणाम येत्या काळात विधानसभेच्या आणि येणाऱ्या लोकसभेच्या काळात त्याचे पडणार, त्याचे पडसाद उमटणार हे भय मोदीचे सरकारला आलं आणि त्याच्यातून हा निर्णय झाला। असो राजकीयदृष्ट्या जरी घेतला तरी तो शेतकऱ्याच्या हिताचा निर्णय आहे, म्हणून मोदी सरकारचे मी आभार मानतो। येत्या काळामध्ये शेतकऱ्याची लूट थांबवावी
आता आम्हाला समजलं का नवीन योजना आपण जाहीर करणार आहे, योजनेतून द्यायचं आणि धोरणातून लुटायचं ही भूमिकासुद्धा सरकारनं बंद केली पाहिजे. आता आपण तेल आयात केलं, दुसऱ्या इकडे तेल आयात केल्यानंतर सोयाबीनचे भाव पाडण्याचा आपण प्रयत्न केला. त्याच्यामुळं 5, 8, 9 हजार रुपये क्विंटलची सोयाबीन 4,000 रुपये क्विंटलनं शेतकऱ्याला विकावं लागली. याकडे सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. 48 लाख टन तूर डाळ आपल्याकडे तयार आहे. एवढं उत्पादन होत असताना सुद्धा 10 लाख टन तूर आपण पुन्हा आयात करतो आहे. आणि तुरीचे भाव पाडण्याचा जो प्रयत्न आहे तो सुद्धा आणून पाडण्याची गरज आहे. म्हणून योजनेपेक्षा धोरण शेतकऱ्याच्या हिताचे आणावे हे सुद्धा या निमित्तानं आम्ही मागणी करतो आहे. विगत सप्ताह 12 व 13 नवंबर को अमरावती शहर में दो समुदायों के बीच जबरदस्त टकराव और धार्मिक तनाव वाली स्थिति रही। ऐसे में इन तमाम घटनाओं में शामिल उत्पातियों व दंगाइयों को खोजने हेतु पुलिस ने शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर स्थित प्रतिष्ठानों व दुकानों के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि अब तक पुलिस की नजर से बचे रहने वाले उपद्रवियों व आंदोलकों को भी पकड़ा जा सके। इसके अलावा पुलिस ने दंगे व हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ हेतु अपना अभियान भी काफी तेज कर दिया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने का काम शुरू किए जाते ही शहर के कई लोगों ने अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से लगाए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज नष्ट करने हेतु अपना डीवीआर डेटा डिलीट करना शुरू कर दिया है। ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत विशेष रूप से शहर के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा सीसीटीवी कैमरों पर डीवीआर डेटा बड़े पैमाने पर डिलीट किए जाने की खबरें हैं। साथ ही विगत शुक्रवार व शनिवार को तोड़फोड़, पथराव व हिंसक घटनाओं का सामना करने वाले अन्य इलाकों के लोग बाग भी पुलिस की झंझट से बचने हेतु अपने सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर डेटा डिलीट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगालने के साथ साथ विगत 12 व 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा पोस्ट किए गए फोटोज व वीडियोस को भी देखा जा रहा है। विगत 12 व 13 नवंबर को कई लोगों ने तनावग्रस्त इलाकों से अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, जिसमें हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फोटो व वीडियो को भी बेहद बारीकी से देख रही है, जिसके आधार पर कई आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। शहर में हुई हिंसा व तोड़फोड़ में शामिल रहने के चलते कई लोग मुख्य आरोपी के तौर पर शहर पुलिस के लिए वांटेड हो गए हैं, जिनमें से करीब 70% से अधिक आरोपी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शहर से फरार हो गए हैं। शहर छोड़कर भाग जाने वाले आरोपियों में से अधिकांश लोग नागपुरी गेट व खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत विभिन्न मामलों में नामजद किए गए हैं। वहीं इन थाना क्षेत्रों में अब तक जो आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं वे छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जिनसे पुलिस को कोई खास जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाई है। बीते 13 नवंबर को पटवा चौक परिसर में आनंद दिलीप पवार नामक 25 वर्षीय युवक को करीब 20 से 25 आरोपियों ने घेर कर तलवार व फर्शी से वार करते हुए बुरी तरह घायल कर दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हुआ था। पश्चात इस मामले में बुधवार की देर रात कोतवाली थाने में करीब 20 से 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज माता खिड़की परिसर स्थित प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर को भेंट दी और परिसर के नागरिकों से संवाद साधते हुए शांति व एकता बनाए रखने का आह्वान भी किया। देव आणि श्रद्धा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक विषय असतो। माझाही तो वैयक्तिक विषय आहे आणि गेल्या आठवड्याभरामध्ये खूप ताण आला। 2-3 दिवस असं वाटत होतं की आजची रात्र व्यवस्थित गेली पाहिजे, उद्याची रात्र हा घंटा व्यवस्थित गेला पाहिजे, तो तास व्यवस्थित गेला पाहिजे। आणि आज 7 दिवस झाले। आज आपल्या अमरावतीमध्ये, जिल्ह्यामध्ये, शहरामध्ये शांतता आहे। मला सगळ्यांची मदत झाली। विलासभाऊ आणि बबलूभाऊ जोमानं त्या ठिकाणी माझ्यासोबत पाठीशी उभे राहिले। पण आज मी पण कुठेतरी मेंटली थकलेले होते आणि जिथं ऊर्जा मिळते तिथं आपण गेलं पाहिजे। स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्री गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। साथ ही गुरुद्वारे पर आकर्षक साज सज्जा व रोशनाई भी की गई।
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में कुल 5 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 नागरिकों का समावेश है, जिनमें से 1 मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 2 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 96 संदिग्धों के थ्रोट से सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से किसी की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। स्थानीय प्रवीण नगर परिसर निवासी अग्रवाल परिवार के 4 सदस्य अपनी कार में सवार होकर नागपुर से अमरावती की ओर आ रहे थे। तभी शिवन गांव के पास यह कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पलटी खा गई। इस हादसे में कार में सवार 47 वर्षीय डिम्पल राजेश अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 22 वर्षीय कपिल अग्रवाल, 25 वर्षीय राधिका पुष्करना व 27 वर्षीय त्र्यंबक पुष्करना बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत ही सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया, जहाँ से हालत गंभीर रहने के चलते सभी घायलों को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। बीती रात शहर में कर्फ्यू के दौरान अपनी दुपहिया लेकर घूम रहे 2 युवकों ने पुलिस की टोका-टोकी से नाराज होकर राजकमल चौराहे पर उड़ान पुल के ऊपर से नीचे सड़क पर बंदोबस्त में तैनात SRPF के पुलिस कर्मचारियों पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका। हालांकि सौभाग्य से इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। पश्चात SRPF द्वारा इसकी जानकारी तुरंत कोतवाली पुलिस को दी गई और कोतवाली पुलिस ने धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए इन दोनों युवकों की तलाश शुरू की। इरविन चौक और राजापेट परिसर में लगे कुछ CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने पर 2 लोग बाइक पर सवार होकर जाते दिखाई दिए हैं, जिनके पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। गत रोज अंजनगांव सुरजी पुलिस को शहर के अजीजपुरा में कुछ युवकों द्वारा हथियार तैयार किए जाने की सूचना मिली थी। पश्चात पुलिस ने अजीजपुरा स्थित एक घर पर छापा मारते हुए जुबेर खान, अनवर खान तथा मोहम्मद तलहा, मोहम्मद रफीक को 2 तलवार, 2 फरसे, 1 जाम्बिया, 2 धारदार लोहे के पाइप, 1 फाइटर चेन फरसा तथा हथियारों की धार तेज करने वाली इलेक्ट्रिक मशीन के साथ गिरफ्तार किया। कोल्हापुर गेट पुलिस द्वारा गुरुवार की रात रहमत नगर गली नंबर 1 में रहने वाले सैयद समीर सैयद गुलाब की कर्फ्यू के दौरान बाहर घूमते समय तलाशी ली गई। इस समय उसके पास 1 मैगजीन रहने वाली पिस्तौल सहित 1 जिंदा कारतूस मिला, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे अपनी हिरासत में लिया गया है। ट्रेन में हेडफोन बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले नेत्रहीन युवक का मोबाइल चुराकर ले जाने वाले जलगांव के विक्की यादव को अकोला से हिरासत में लिया गया। विक्की ने ट्रेन में हेडफोन बेचने वाले जगदीश चोरमाड़े नामक नेत्रहीन युवक से मोबाइल पर बात करने के बहाने से उसका मोबाइल लिया था और उसे चुराकर भाग गया था। वर्ष 2019 में प्रसारित किए गए मराठी बिग बॉस सीजन 2 के विजेता तथा अमरावती निवासी शिव ठाकरे की कार शुक्रवार की सुबह वलगांव के पास एक हादसे का शिकार हो गई। हालांकि हादसे के बाद कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। शिव ठाकरे इस कार में सवार होकर अपने परिवार के साथ अचलपुर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार असंतुलित होकर खेत में जा घुसी। परतवाड़ा शहर के रविनगर में रहने वाले राहुल उर्फ कालू घनश्याम यादव के खिलाफ MPDA की कार्रवाई करते हुए उसे 1 साल के लिए अमरावती जेल में स्थानांतरित किया गया है। राहुल यादव पर हत्या का प्रयास करने, जबरन घायल करने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। मुर्शी की अदालत ने अपनी बहू की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी ससुर बलीराम पवार को 5 साल के कारावास व 5000 रुपए के जुर्माने तथा जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह के सादे कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश SS अडकर की अदालत द्वारा दिया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।